बेटा सब बच्चे ध्यान से देखें, आज का हमारा टॉपिक है पीएच का। पीएच के न्यूमेरिकल ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला आज का टॉपिक हमारा है पीएच ऑन डाइल्यूशन। पीएच ऑन डाइल्यूशन। देखिए इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा। मान लो ये आ गया एन एसिड हैविंग पीएच इक्वल टू 6। एन एसिड हैव पीएच इक्वल टू 6। भाई कोई भी क्लास लीव करके ना जाए बेटा, डिस्कनेक्ट होते हो फिर ज्वाइन हो जाओ। एन एसिड हैविंग पीएच इक्वल टू 6 is diluted 1000 times. Is diluted 1000 times. ठीक है। What will be the pH of final solution? What will be the pH of final solution? अभी इस तरह का आपका क्वेश्चन है बेटा कि एक एसिड है, उसकी पीएच 6 है, हमने उसको डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम, तो उसमें पीएच क्या आएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच है आपकी 6। अगर किसी का पीएच 6 है तो उसका H पॉजिटिव कितना होगा, 10 की पावर -6। ये सब तो आपको पता ही है ना। अगर किसी की पीएच बेटा 6 है तो उसका H पॉजिटिव कितना होगा, 10 की पावर -6 होगा। ठीक है, ओके, ये आप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ बताओ, ये कर लेते हो ना आप। पीएच अगर 6 है तो H यस मैम। यस मैम। अब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया ऑन डाइल्यूटिंग 1000 टाइम्स। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 टाइम्स। पहले इसकी कंसंट्रेशन थी 10 की पावर -6 और मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। अब ये ऊपर जाके प्लस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 3। तो ये 10 की पावर -9 आ गया। क्या आया बेटा, ये 10 की पावर -9 मोलर आया। अब यहाँ पे टोटल आप कंसंट्रेशन निकालो H पॉजिटिव की या H3O पॉजिटिव की। बेटा pH 6 ही थी और उसको 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया, मतलब पानी की कंसंट्रेशन इस एसिड में बहुत ज्यादा है। तो आप वाटर की कंसंट्रेशन को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो टोटल यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आएगी H3O पॉजिटिव की, 10 की पावर -9 प्लस 10 की पावर -7। अब आप कहोगे मैम 10 की पावर 9 तो समझ में आ रहा है, यहाँ से आया। ये 10 की पावर -7 क्या है, ये वाटर में आपकी कंसंट्रेशन है। किसकी, H प्लस आयन की। आपको पता है ना वाटर में H प्लस और OH माइनस दोनों कितने होते हैं, 10 रेज़ टू पावर -7। तो ये आपकी वाटर में कंसंट्रेशन है H प्लस आयन की, 10 की पावर -7। तो अब इसको सोल्व करें बेटा। इसको सोल्व कैसे करोगे, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं, 10 की पावर -7, तो ये क्या बच जाएगा, 10 की पावर -2 प्लस में ये क्या आ जाएगा 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। मैंने कॉमन क्या लिया, 10 की पावर -7, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ 10 की पावर -2 बच गया, प्लस में ये आ गया 1। ठीक है, कर लोगे। अब इसके आगे आप देखिए बेटा, 10 की पावर -7। अब 10 की पावर -2 का मतलब क्या होता है, 0.01। 0.01 प्लस में क्या कर लिया 1। आपको ये तो पता होगा ना, 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 0.01 होता है 10 की पावर -2 का मीनिंग। तो 1 में क्या ऐड किया, 0.01, तो ये क्या आ गया 1.01 इंटू 10 की पावर -7। ये आपकी टोटल कंसंट्रेशन आ गई H3O पॉजिटिव की, कितनी, 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। हाँ बेटा बताओ, आप सबको यहाँ तक का समझ में आया, बोली बेटा। इसमें आप भूल मत यस जाओ मैम। और -7 क्यों, यस मैम। क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जब भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो आप उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ा 10 की पावर -7। ठीक है, कर लोगे भाई इसको सोल्व। तो बस अब आप इसको लॉग देखोगे और सोल्व करोगे, ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई। तो ऊपर से मैं रब कर देती हूँ और आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। तो देखिए
यहां मैं कर देती हूँ, हमारा H पॉजिटिव की टोटल कंसेंट्रेशन ये आई, तो pH इक्वल टू आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, माइनस log 1.01 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर ही लेंगे, log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस log B, तो pH इक्वल टू क्या हो गया, माइनस log 1.01 प्लस log 10 की पावर -7। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू क्या होती है log 1.01 की। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, तो उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वैल्यू होती है 0.0043, इसकी वैल्यू क्या होती है, pH इक्वल टू माइनस 0.0043 प्लस में क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई में आ गई -7 इंटू में क्या कर दिया log 10, तो pH इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 0.0043 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 7। log 10 आपको पता ही है किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, तो आपने 7 में से क्या माइनस किया, 0.0043, तो ये क्या आया 6.6 के बाद क्या आ जाएगा 9957। बेटा अंदर माइनस क्या है और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो आपकी फाइनली पीएच कितनी आएगी 6.99, कितनी आएगी बेटा 6.99 आएगी, ये आप ध्यान रखना। ओके, कर लोगे बेटा, तो ये आपकी पीएच आ गई 6.99। ठीक है, हाँ भी आया यहाँ तक का समझ में, कर लोगे ना ये? यस मैम। यस मैम। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और करवाती हूँ, ये रब कर देती हूँ। बेटा ये 4-5 बच्चे हमारी क्लास में कौन है, आप लोग मुझे बताएंगे जो नहीं आते इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल आपका है 10 raised to power -6 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 10 raised to power -6 मोलर NaOH solution is diluted 100 times। ठीक है, 10 raised to power -6 मोलर NaOH solution है और हमने इसको डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स। तो आपसे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ डाइल्यूटेड बेस। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया सेम वैसे होगा, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ डाइल्यूटेड बेस। हाँ भी, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे होगा बोलिए। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है, NaOH सॉल्यूशन की है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 10 raised to power -6 मोलर, और हमने इसे कितना डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स। तो आफ्टर डाइल्यूटिंग 100 टाइम्स क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 raised to power 2, तो ये आपका हो गया 10 raised to power -8, 10 raised to power -8। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -8, ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है। तो अब टोटल OH नेगेटिव कितना होगा 10 की पावर -8 तो यहाँ आया, और 10 की पावर -7 होता है OH की कंसंट्रेशन वाटर में। ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन मिला ली हमने 10 की पावर -8 और 10 की पावर -7, तो यहाँ से कॉमन क्या ले लिया 10 की पावर -7, तो क्या बच गया ये 10 की पावर -1 प्लस 1 हो गया। सोल्व कर लोगे, 10 की पावर -7, 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 0.1 प्लस हमारा ये क्या है 1 है, तो 0.1 प्लस 1 क्या आ गया ये 1.1 इंटू 10 की पावर -7, ये हमारी टोटल कंसंट्रेशन आ चुकी है यहाँ से OH नेगेटिव की। ठीक है बेटा, टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव की 1.1 इंटू 10 raised to power -7। अब आगे ना इसकी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे बेटा, शाबाश, इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करें, मुझे बताएं क्या आंसर इसमें आएगा। इसका सॉल्यूशन आप कर लें बेटा। चलिए मैं आपको log 11 की वैल्यू बता देती हूँ। log 11 आपका होता है 1.0414, ये log 11 की वैल्यू है। तो आप अगर कहो तो 1.1 को 11 ही बना लूं, 10 की पावर -7 की जगह क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 हो जाएगा।
बात समझ में आ गया आपको? अब कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार आते हैं ऐसे। तो अब POH निकालेंगे। POH इक्वल टू माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो इट इज इक्वल टू माइनस log कंसेंट्रेशन क्या है OH नेगेटिव की 11 इंटू 10 की पावर -8 हो गया। अब इसको आप सब खुद सोल्व करें शाबाश, और मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। ये POH निकल रहा है अभी तो आपका, वेरी गुड। अब आप सब बच्चे इसको सोल्व करें। मैंने आपको बता दिया log 11 की वैल्यू 1.0414। हाँ बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ POH आप लोगों ने सोल्व किया 7.04 आया, लेकिन न्यूमेरिकल में PH निकालनी दी थी। तो PH प्लस POH किसके इक्वल होता है 14 के, तो PH इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस POH। तो PH इक्वल टू आपका आ गया 14 माइनस POH की वैल्यू क्या है 7.04। तो आपकी PH यहाँ पे आ गई 6.96। ठीक है, कर लोगे ना बेटा? रब कर दूं? ओके बेटा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। अच्छा मंडे पेपर है ना आपका? यस मैम। ठीक है, फिर तो बेटा छोटे छोटे 2 टॉपिक है वो और करवा देती हूँ, रह ही जाएंगे आपके। एक टॉपिक आपका है बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन का इसे तो आप खुद भी PDF में से पढ़ सकते हो। बेटा बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी के भी pH को रजिस्ट कर देता है। pH अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो उसकी pH को कांस्टेंट कर देता है। बेशक उसमें हम थोड़ा बहुत एसिड और डाले, थोड़ा बहुत बेस और डाल ले, लेकिन उसकी pH कांस्टेंट ही चलती है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन बेटा pH को रजिस्ट कर देता है इवन आफ्टर स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा बफर की ना टैबलेट्स आती है, उन पे लिखा रहता है कि pH इक्वल टू 4, pH इक्वल टू 5। बस आपको उस टैबलेट को सॉल्यूशन में डालना है। आपने जितने टैबलेट डाली है ना pH वाली, उतना ही उसकी सॉल्यूशन की pH एंड कर दे। हाँ बेटा अब आ रही है ना आवाज? यस मैम। यस मैम। कंटिन्यू। देखिए बेटा, तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो किसी की pH को कांस्टेंट कर देगा। अब एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो बड़ा सिंपल सा होगा। या तो आपका आएगा इसमें बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर क्या होता है, या आपसे पूछेंगे बेसिक बफर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला बफर सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। बेटा एसिडिक बफर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस salt of weak acid and strong base। इन दोनों का मिक्सचर आपका होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर किस किस से बना है? उसमें मिक्सचर होता है वीक एसिड का, प्लस में सोल्ट होता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जाम्पल आप देखिए, कोई वीक एसिड का एग्जाम्पल लो, तो हमने वीक एसिड में ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है ना। प्लस में आपको सोल्ट लेना है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आप खुद सोचें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट क्या होगा। ठीक है, वीक एसिड हमने लिया CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH। एक का H और एक का OH क्या निकल जाएगा? H2O। तो क्या बच गया? CH3COONA। तो एग्जाम में ये आ सकता है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको बताना है ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें वीक एसिड है, प्लस में यहाँ पे सोल्ट है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। अरविंद एडमिट नहीं हो पा रहा, बार बार कोशिश तो कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया एसिडिक बफर। अब इसके बाद सेकंड आप करें बेसिक बफर। बेसिक बफर, बेटा बेसिक बफर किस किस का मिक्सचर है? सेम ऐसा ही है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस। वीक बेस बेटा अब लेना अंशु स्क्रीनशॉट, 33 बच्चे हैं। अंशु, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ, सब बच्चे ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्पल के बेस पे।
बेसिक बफर क्या होता है? मिक्सचर होता है वीक बेस का और साथ में सोल्ट होता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। इन दोनों से आपका बनता है क्या? बेसिक बफर। इन दोनों से क्या बनता है? बेसिक बफर बनता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सोल्ट होता है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब आप कोई वीक बेस का एग्जांपल बता सकते हो? तो वीक बेस में हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH। ये एक वीक बेस है। प्लस में आपको सोल्ट लेना है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो वीक बेस तो सेम रख लेते हैं NH4OH। इसके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लो, तो मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। तो क्या होगा? इसका तो OH और इसका H क्या निकल गया? H2O। तो ये क्या बच गया? NH4Cl। क्या बच गया बोलो? NH4Cl। तो एग्जाम में ऐसे आएगा, एक पेयर बना हुआ आया, आपको बताना ये कैसा बफर है, तो आप बताएंगे भाई ये बेसिक बफर है। ठीक है, हाँ भाई आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा? बोलिए बेटा सब। यस मैम। यस मैम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। यस मैम। ठीक है, आज मोहित क्लास में आया, आज मोहित फिर से क्लास नहीं है तो सही। ठीक है बेटा, तो मैं चाहती हूँ हमारी पूरी स्ट्रेंथ हो एक दिन, कल या मंडे को ऐसा भी हो हमारी पूरी स्ट्रेंथ। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है और जिसपे लोन पेयर पड़ा रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो N ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? H+ आयन को। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। अब जो डोनर होता है दैट इज कॉल्ड लेविस बेस और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड। और NH3 और H पॉजिटिव को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। उसे आप ढंग से करना। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, H+ आयन को रिमूव करना है कि ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग। तो ये कर लोगे। एक बेटा एनसीईआरटी बुक पे जरूर आप लोग कमांड करें, क्योंकि जो बेटा एनटीएससी का पेपर है ना वो भी आपका एनसीईआरटी बेस है। पिछली बार तो पूरा ही पेपर आपका एनसीईआरटी बेस आया था केमिस्ट्री का। अगर आपने एनसीईआरटी की एक लाइन को ढंग से पढ़ा है और उसका मीनिंग आपने समझा एग्जांपल्स के साथ, तो बेटा केमिस्ट्री में कंफर्म आपके 13 में से 12 या 13 मार्क्स ही आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ना अच्छे से जानते हो तो एक एक लाइन को पढ़ रहे हो, उनके एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री की आपकी। तो इस चैप्टर को बुक में से भी पढ़ना है एक बार। अब बेटा इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, उससे भी क्वेश्चन आता है, वो और करवा देती हूँ मैं आपको एक बार। अभी 8-9 मिनट है हमारे पास, देखिए ध्यान से। टॉपिक है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ठीक है बेटा, हमारे पास मान लो सोल्ट है AB टाइप के। हमारे पास मान लो किस टाइप के सोल्ट है? AB टाइप की। जैसे मैंने ले लिया AgCl, AgBr, AgI, ये सब AB टाइप के सोल्ट है। अब आप देखिए AB टाइप का सोल्ट है वो कैसे टूटेगा? A पॉजिटिव में प्लस B नेगेटिव में। हो गया। अब KSP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? KSP होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो KSP निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे, स्क्वायर ब्रैकेट साइन होता है कंसंट्रेशन का। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसका साइन है? कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट KSP किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A+ और B- दोनों आपके प्रोडक्ट थे, इनकी कंसंट्रेशन हमने ले ली। अब हमने मान लिया इसकी भी सोल्युबिलिटी S है और इसकी भी सोल्युबिलिटी S है, तो KSP किसके इक्वल आ गया? S इंटू S के, मतलब KSP किसके इक्वल हो गया? S स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इन सभी की KSP कितना होगा? S स्क्वायर होगा। अब अगला टाइप आप देखो, नेक्स्ट सोल्ट मेरे पास है AB2 टाइप का। हमारे पास अगला सोल्ट किस टाइप का है? AB2 टाइप का। जैसे मान लिया हमारे पास MgCl2 है, CaCl2 है, CaF2 है। आप लोग खुद देख सकते हो ये AB2 टाइप के सोल्ट है ना।
एक ए है और 2 यहाँ पे बी है, तो इनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होगा वो आप लोग ध्यान से देखिए बेटा। AB2 टाइप हमारे पास है, तो हमने यहाँ AB2 लिया। ये कैसे टूटेगा, A में प्लस 2 मोल किसके निकलेंगे, B के। AB2 ऐसे ही टूटेगा, A प्लस 2 मोल ऑफ B, A प्लस 2 मोल ऑफ B। ठीक है, अब आप बताओ 1 मोल की सोल्युबिलिटी क्या होगी, S। यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल की सोल्युबिलिटी क्या होगी, 2S। आपको ये बात समझ में आई। अब इसका KSP निकाला, तो KSP कैसे निकलता है बोलो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा इन पे चार्ज तो लगाओ, मैं चार्ज तो लगाना भूल गई। अब देखो चार्ज बराबर है, टोटल यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 2 ही नेगेटिव है, चार्ज इक्वल है ना। तो अब इसका KSP क्या आया बोलो, A पे चार्ज क्या है 2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पे चार्ज क्या है -1। और जो आपके आगे ये स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये जाते हैं पावर में, ध्यान रखना ये बेटा पावर में जाएंगे। तो अब कंसेंट्रेशन बताओ क्या है A2 प्लस की S, और इसकी कंसेंट्रेशन क्या है B माइनस की 2S, और 2S के पावर में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये हो गया S इंटू 4S स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया 4S क्यूब की, ये किसके इक्वल आ गया भाई 4S क्यूब के इक्वल आ गया KSP। हाँ भाई आपको ये समझ में आया बेटा, बताइए। Yes, Yes, ma'am. एक और समझा देती हूँ, AB3 टाइप का, जैसे मान लो मेरे पास AlCl3 है, FtCl3 है, ये AB3 टाइप के हैं, तो बताओ AB3 कैसे टूटेगा, एक तो A है और 3 B है, एक B पे एक ही नेगेटिव आएगा लेकिन एक A पे 3 पॉजिटिव आएंगे, इसकी सोल्युबिलिटी होगी S, इसकी 3 मोल की क्या होगी 3S। ठीक है, इतना सभी कर लेंगे। तो अब इसके आगे आप लोग इसको सोल्व कर दो, इसकी S है और इसकी 3S है, तो ये KSP आपका क्या बन गया, कंसेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस, और यहाँ B माइनस के मोल कितने हैं 3, तो इसकी पावर में क्या आएगा 3, इस बात को मत भूल जाना आप लोग। अब देखो इसकी कंसेंट्रेशन क्या है A3 प्लस की S, और B माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है 3S, और इसकी पावर में क्या आया 3 आया। अब बताओ 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो गया S इंटू 27S क्यूब, तो आंसर क्या आया 27S की पावर में 4। KSP आपका किसके इक्वल आया 27 इंटू S रेज टू पावर 4। ठीक है, कर लोगे, आगे समझ में। अब लास्ट टाइप आप लोग, ओके बेटा, ये आप लोगों के लिए है A2B3 टाइप, A2B3 टाइप। A2B3 टाइप कैसे टूटेगी बोलो, यहाँ 2 तो है A और 3 है B। अब इन दोनों का चार्ज कैसे बराबर करोगे, 2A का चार्ज क्या हो गया 3 प्लस, और 3B का चार्ज क्या हो गया 2 माइनस। देखो बराबर है, 2 3 जा 6, 6 पॉजिटिव है, और 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे नेगेटिव है। आई बात समझ में, ठीक है, कर लोगे, बोलो। अब आगे तुम्हारा काम है, 2 मोल की सोल्युबिलिटी 2S, 3 मोल की 3S, तो KSP क्या हो गया A की पावर क्या है चार्ज प्लस 3, मोल इसके 2 है तो पावर में क्या जाएगा 2। दूसरा है B पे चार्ज क्या है -2, मोल इसके कितने हैं 3, तो पावर में जाएगा 3। तो A3 प्लस की वैल्यू क्या है 2S, तो 2S की पावर में 2 है, और B -2 की वैल्यू क्या है 3S की पावर में 3 है। हो गया, अब सोल्व कर दो भाई, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 है इंटू 20 का क्यूब 27, S की पावर में क्या है 3, 27 4 जो क्या होता है 108, और S की पावर 3 है और S की पावर 2 यहाँ है। आपको पता है पावर आपस में ऐड होती है, तो 108 इंटू पावर में कितना आ गया 5 आ गया, S की पावर में कितना आ गया 5। ठीक है,